हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। अभी हमने ताप के मापक्रमों से संबंधित चर्चा करी थी। अब इससे संबंधित सवाल देख रहे हैं बच्चों। अभी बताए थे कि जब भी हम एक तापमापी को दूसरे ताप मापी के मापक्रमों में चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उनके बीच संबंध आता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273.15 या 273 लिख सकते हो बटे 5। ये आया था। अब देखिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 11वें चैप्टर का, लिया नियान तथा कार्बन डाइऑक्साइड के त्रिक बिंदु इतने हैं तथा इतने, मतलब नियान का जो त्रिक बिंदु है नियान का वो दिया है 24.57, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो त्रिक बिंदु दिया है वो दिया है 216.55 केल्विन दिया है। अब कह रहा है कि इन तापों को सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में बदल दी। मतलब एक बार हमें सेल्सियस पैमाने में चाहिए, दिया क्या हमें केल्विन पे दिया है। ये के लगा है ना, केल्विन पे, इस पे दिया है और इसमें हमें उत्तर चाहिए और इसमें भी उत्तर चाहिए। तो मान लीजिए पहले हमें सेल्सियस पैमाने में चाहिए, सेल्सियस पैमाने पर चाहिए, तो अब इनको और इनको उठा लीजिए। तो ये आ जाएगा C/5 बराबर K-273.15 बटे 5। ये और ये उठा तो 5 से 5 कट जाएगा और C बराबर हमें चाहिए तो K-273.15 सेल्सियस पैमाने में ये उत्तर आएगा। यानी हम लोग करें क्या, के जो केल्विन दिया हुआ है 24.57, उससे 273.15 घटा दें तो जो उत्तर आएगा वो सेल्सियस पैमाने पर नियान के त्रिक बिंदु की वैल्यू आएगी। तो इसको घटाएंगे तो -200 कैसे घटेगा, 273.15 से हमें घटाना है 24.57, तो 15 में से 7 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 12 में से 8 जाएगा तो 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 में से 4 जाएगा 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो आ जाएगा 248.58 केल्विन, वो भी माइनस का। तो यानी इसका उत्तर आ गया -248.58 केल्विन, ये नियान का। लेकिन अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आ जाता, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लोग निकाल के देखते तो आ जाता 216.55। के की जगह रखे हैं, ये सूत्र है बच्चों, के की जगह ये माइनस कर दिया जाए 273.15। जब इसको घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा -56.6 डिग्री सेल्सियस। ये भी डिग्री सेल्सियस था, सेल्सियस पैमाने पर ये उत्तर हो जाता है। चलिए, मतलब जिसमें जैसे ये दिया है इसमें पूछ रहा था, इन दोनों को रखिए, 5 से 5 कट गया, C बराबर हमें चाहिए था, K में वैल्यू दिया था तो 273 दोनों से घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। लेकिन बच्चों दूसरा पूछा था सेल्सियस के अलावा पूछा था कि फ़ारेनहाइट में भी बताइए, तो अब इनको उठा लो तो हो जाएगा F-32/9 बराबर K-273.15 बटे 5। ये अब यह बराबर हमें चाहिए, तो यह बराबर हो जाता तो पहले तो आप इधर 3 गुणा कर दीजिए, 32 जोड़ दीजिए, 32 जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/5 K-273.15, ये आ जाता। पक्षांतर करें, पहले 9 का इधर गुणा करें तो 9/5 हो गया, ये उसी तरह उतर गए, -32 है उधर जाएगा प्लस का 32। अब केल्विन की वैल्यू रख दो, पहले रख दिया जाए नियान के लिए, तो नियान के लिए यह बराबर आ जाएगा 32 प्लस 9/5, 9/5 मतलब 1.8, और के का मान कितना दिया नियान के लिए 24.57 -273.15। जब ये गुणा भाग करेंगे
अब इसको घटाए थे तो आया था 248.58 आया था। उसमें एक इसका गुणा करिए तो माइनस का ही आएगा, उसमें 32 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस का 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चों अगर हम लोग ये बदलना चाहते कार्बन डाइऑक्साइड को तो यह बराबर 32 प्लस इसका इससे भाग ये सूत्र 1.8 ही आता, लेकिन के की जगह अब ये रखते 216.55 माइनस 273.15 ये गुणा भाग करते तो आ जाता माइनस का 69.488 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों उत्तर हो जाते। मैंने कहने का मतलब एक को दूसरे में बदलने के लिए बहुत सरल तरीके होते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछ ले कि जो हमारे शरीर का ताप है वो सेल्सियस पैमाने में जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, बाकी फ़ारेनहाइट पैमाने में हमें टेम्परेचर चाहिए, र्यूमर पैमाने में टेम्परेचर चाहिए, केल्विन पैमाने में टेम्परेचर चाहिए। हमारे शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें फ़ारेनहाइट पैमाने में, र्यूमर पैमाने में, केल्विन पैमाने पर ताप चाहिए। तो देखिए बच्चों हम लोग करें क्या, तो सेल्सियस पैमाने में दिया तो पहले इन दोनों को उठा लो तो C/5 बराबर F-32/9। तो C का मान कितना दिया 37, तो 37/5 बराबर F-32/9। तो यहाँ से अगर हम लोग पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा 37 F बराबर F-32 बराबर, ऐसा लिख लो। ये अगर 3 गुणा करना हो तो 5 कर लो, इसका इससे गुणा इसका इससे, तो ये हो जाएगा 37 × 9। अब ये गुणे में इधर गया तो इधर हम कर लें भाग, और ये प्लस माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो यह बराबर हो जाता 37 × 9/5 + 32, ये कर देना। अब इससे इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5 × 35 और 5 × 20, 9 को गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 × 36 की 6 सिला है 3, और 9 × 9 = 63, 63 × 64 65 66 और प्लस 32, तो 32 जोड़ेंगे तो ये 0.6 उसी तरह हो गया, और ये 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3 और 6 3 9 हो जाएगा, तो 9.86 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है। यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब जैसे इसी में क्वेश्चन हो जाएगा कि र्यूमर पैमाने पर कितना होगा, र्यूमर पैमाने पर चाहिए, तो अब इस समय आप करते क्या, सेल्सियस में हमें दिया, र्यूमर में पूछ रहा है, यानी C/5 बराबर R/4। तो R बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो 4/5 से गुणा हो रहा है इंटू C, तो 4/5 यानी 5 × 8 = 40, 0.8 × C में कितना दिया 37, 37 का गुणा कर दो, 8 × 7 = 56 की 6 सिलाया 5, 8 × 3 = 24, 24 24 5 29 और 1 अंक बाद दशमलव, तो यानी 29.6 डिग्री र्यूमर हो जाएगा। ये र्यूमर पैमाने पर टेम्परेचर हो जाएगा। अब जैसे केल्विन पैमाने पर पूछता तो केल्विन पैमाने पर हमारे शरीर का जो देखिए फ़ारेनहाइट में आया था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर पैमाने पर आ गया 29.6 डिग्री र्यूमर। अब केल्विन पैमाने पर नहीं तो ये और ये उतार लीजिए, C/5 बराबर K-273.15/5, तो 5 से 5 कट गया, तो K बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो C + 273.15, C का मान 37 है प्लस 273.15 जोड़ दिए 0.15 उसी तरह उतर गया, 7 3 10 के 0 हासिला 1, और ये हो जाएगा 7 3 10 से 11 हासिला 1, तो 310.15 केल्विन। ये आपका केल्विन पैमाने पर टेम्परेचर हो जाता है। तो हमारे शरीर का जो ताप है तो 310.15 केल्विन।
वो ऐसे होता है। वैसे डिग्री सेल्सियस वास्तव में इतना टेम्परेचर होता है बच्चों हमारे शरीर का, वास्तविक सामान्य स्थिति में जब बुखार उखार नहीं होती 37 डिग्री सेल्सियस। तो फारेनहाइट पैमाने में या डॉक्टरी पैमाने में इतना होना चाहिए। इससे कम होगा ठंडा लगेगा, इससे ज़्यादा होगा तो हमारा शरीर हीट करने लगता है। रीमर पैमाना अगर नापा जाए अपने शरीर का टेम्परेचर तो इतना हो, केल्विन पे नापा जाए तो 310.1 होता है। ऐसे करके हमारा शरीर टेम्परेचर आता है। अब जैसे और क्वेश्चन हो जाते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बनाते रहे। क्वेश्चन ये हो जाता है, सामान्य क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा बिंदु बताइए जिसमें डिग्री सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट पैमाना दोनों के ताप सेम हो। दोनों की वैल्यू सेम कर देना, C/5 बराबर F-32/9। तो C की जगह चाहे F रख दीजिए, चाहे F की जगह C रख दीजिए। मतलब C की जगह मान लीजिए F रख रहा हूँ तो F/5 बराबर F-32/9। तेरे गुणा कर दीजिए तो 9F बराबर 5F -5 × 10, 5 से 15, 16, 160। इसको इधर ले आओ तो 4F बराबर -160। तो F बराबर हो जाएगा -160/4 तो -40 डिग्री पर जो ताप होता है वो चाहे सेल्सियस पैमाने से नापो तो भी वो -40 डिग्री सेल्सियस बताएगा। अगर फारेनहाइट पैमाने से नापोगे तो वो भी -40 डिग्री फारेनहाइट नापता है। चलिए ठीक बच्चों, एनसीईआरटी का देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। हाँ बच्चों, दूसरा क्वेश्चन दिया 2 परम ताप यानी केल्विन स्केल दिया है। स्केल ए तथा बी में 2 केल्विन स्केल, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है। जल के त्रिक बिंदु को 200 ए और 350 बी द्वारा परिभाषित किया। तो इनके टेम्परेचर में क्या संबंध है भैया? जब भी हम लोग टेम्परेचर में संबंध निकालते हैं यानी TA त्रिक बिंदु होता है, त्रिक बिंदु बराबर जो TB है बटे त्रिक बिंदु हो गया। तो TA TB में त्रिक बिंदु दिया है तो TAA स्केल में जो त्रिक बिंदु है वो 200 है, और जो TB में जो त्रिक बिंदु दिया है वो 350 B स्केल में दिया था, B स्केल में। तो हम जब TA/TB निकालेंगे तो ये बट्टे में आ गया तो ये 200/350 होगा, ये कट गए 5 × 20, 5 × 35 यानी 4/7 ये संबंध होगा, यानी TA/TB बराबर 4/7। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11.3। तो 11.3 इधर मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूरा पढ़े कर दे रहा हूँ। कह रहा है किसी तापमापी में ओम में वैद्युत प्रतिरोध ताप के साथ निम्नलिखित नियम के अनुसार परिवर्तित होता है। यानी जो प्रतिरोध है वो ताप पर डिपेंड करता है, और ताप परिवर्तित करने पर प्रतिरोध इस सूत्र के अनुसार बदलता है। सूत्र दे के रखा है। अब कह रहा है कि जब ताप जो 273.16 केल्विन होता है तो किसी तार का जो प्रतिरोध है इतना है, 600.5 केल्विन होता है तो प्रतिरोध इतना। तो कह रहा है किस ताप पर प्रतिरोध इतना हो, ज्ञात कीजिए। सूत्र आपके पास ये, हमें ताप चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो इसको मैं T1 माने ले रहा हूँ, इसको T2 मान ले रहा हूँ, इसको मैं R1 माने ले रहा हूँ, इसको R2 माने ले रहा हूँ, इसको R3 माने ले रहा हूँ, इसको T3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इनको इस पे रख दिया जाए तो देखिए पहला जो हो जाएगा तो R1 बराबर यानी ये वाला प्रतिरोध बराबर R0, यानी प्रारंभ में यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जब ताप था तब प्रतिरोध R0 है 1 + अल्फा, और T जो अब T1 यहाँ पर हो जाएगा T1 - T0, और ये हो गया। ऐसे ही R2 बराबर लिखते तो R2 बराबर R0 हो जाता, और बेटा ये हो जाता 1 + अल्फा, ये T2 - T0, और इसको हम ऐसे लिख सकते थे। R3 बराबर अगर हम लोग लिखते तो R3 बराबर R0 1 + अल्फा, और ये बेटा हो जाता T3 - T0। ये हो गया बच्चों, ये 3 समीकरण आपको बने।
अब आपको करना क्या था, क्योंकि देखिए जो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हम कहते हैं फिलहाल यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक होता है वैसे समान स्थिति में, लेकिन यहाँ प्रतिरोध ताप गुणांक हो जाएगा। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा है जो है पदार्थ पर डिपेंड करता है। तो पदार्थ वही है, पदार्थ एक ही है। मान लीजिए हम कॉपर की तार लिए हैं तो इतने ताप पर इतना प्रतिरोध है, उसी पदार्थ का उसी तार का इतने टेम्परेचर पर प्रतिरोध इतना है, तो किस टेम्परेचर पर प्रतिरोध इतना होगा। लेकिन पदार्थ नहीं बदला इसलिए अल्फ़ा वही सेम है, प्रारंभिक वैल्यू सभी की सेम है। ये हम करें तो अब हमें करना क्या था, क्योंकि ना तो हमें अल्फ़ा पता है, ना हमें R0 पता है, ना तो T0 पता है। इसमें 3 वेरिएबल, देखिए हमें R1 T1 पता है, R2 T2 पता है, R3 T3 पता है। 3 वेरिएबल हैं, 3 समीकरण हैं। अब इनको हल कैसे करें, तो हम पहले इससे इसको घटा दें, यानी R1 माइनस R2 करिए तो उस समय पर होगा क्या कि इधर से ये वैल्यू घटेगी, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये R प्लस का था, इधर R माइनस का था, ये कट जाएंगे। इधर R अल्फ़ा, ये हो जाएगा R0 अल्फ़ा, और इधर बचा आपका T1 माइनस T2, इधर हो जाएगा T2 प्लस T1, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये बचेगा T1 माइनस T2, ये बचेगा। इसी तरह जब इसको आप घटाएंगे, यानी R2 से R3, R2 से R3 घटा दीजिए, मतलब इसमें माइनस लग जाएगा, तो इससे ये कट गया, ये वैल्यू आपका R0 अल्फ़ा हो जाएगा कॉमन, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस के अंदर जब गुणा हो गया माइनस, तो इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा T2 माइनस T3। अब इन दोनों का कर दो बेटा भाग कर दोगे तो ये भी कट जाएगा। अब देखिए इधर बचेगा कितना, R1 माइनस R2 बटे R2 माइनस R3 बराबर T1 माइनस T2 बटे T2 माइनस T3। अब इन सभी की वैल्यू हमें पता है, R1 ये दिया है, T1 ये दिया, R2 ये दिया, T2 ये दिया, R3 ये दिया, T3 ये दिया। T3 हमें चाहिए, तो ये वैल्यू चाहिए, बाकी हमें सब पता है। तो जब आप T3 निकालेंगे तो इसका उत्तर आएगा 384.8 केल्विन। यहाँ बच्चों रख लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। कैसे बना है आप ना समझ में आया हो, वीडियो थोड़ी बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसका NCERT का चौथे नंबर में कह रहा है, देखिए मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। ये बच्चों ये पूरा का पूरा जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसमें पहले नंबर में कहा है कि आधुनिक तापमापी में जल का त्रिक बिंदु एक मानक नियत बिंदु है, क्यों। आधुनिक, देखिए आधुनिक जो है आधुनिक जो है तापमापी में, तापमापी जिसको हम परम स्केल कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं केल्विन तापमापी, उसमें जो एक निश्चित बिंदु लिया गया था उसको 273.16 केल्विन लिया गया था एक बिंदु। और दूसरा जो इसका निम्नलिखित बिंदु लिया गया था, यानी कम से कम जो बिंदु लिया गया था, इसको हम यहाँ लिख लें 273.16 केल्विन। और जो न्यूनतम बिंदु लिया गया था उसको 0 केल्विन लिया गया। ये जल का त्रिक बिंदु लिया गया। अब ठीक है, ऐसा क्यों है, तो आपको कहना कि जो जल का त्रिक बिंदु होता है वो सभी स्थितियों में यही रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता। आगे कहा कि ये हिम के गलनांक, मतलब बर्फ के गलनांक तथा जल के क्वथनांक को मानक बिंदु मानने पर आपको क्या दोष है। कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हम ये जो 2 बिंदु मानना है इसको हम हिमांक ले लें और क्वथनांक ले लें, क्वथनांक ले लिया जाए, तो इनमें आपको क्या दोष है। तो भैया दोष ये हो जाता है, जैसे हमने इन स्थितियों पर जल का हिमांक बिंदु लिया तो आपको मिला कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो है जमने लगता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो जल है वो उबलने लगता है।
आप क्या करिए, सेम चीज़, सेम ताप मापी, सेम स्थितियाँ, वही जल लेके आप पर्वत पे चले जाइए, पहाड़ पे चले जाइए या गहराई पे चले जाइए। तो पर्वत पर क्या होता है, चूँकि वो दाब बदल गया, तो इन स्थितियों में क्या है कि वो जो भाप बिंदु था, जिसे हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं, 100 से कम पर आ जाता है। वो 80 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगा, 99 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगा, और आप माने बैठे हो 100। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि आपका जो स्केल होता है वो गड़बड़ हो जाता है, ये दोष होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई स्केल बनाया, यहाँ पर देखा कि इस फ्लोर में जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है, तो हमने स्केल मान लिया कि हिमांक बिंदु 100, हिमांक बिंदु 0 और क्वथनांक बिंदु 100 मान लिए। ये मानकर हमने स्केल बना लिया। सेम स्केल ले जाके दूसरी जगह गए जहाँ ऊंचाई कम ज़्यादा थी, ये दाब का कम ज़्यादा था, वहाँ पर चेक करें तो बदल गए। तो इसका मतलब अपना जो ये बिंदु माने थे, नियत बिंदु माने, तो बिंदु ही नियत नहीं, यही दोष है। तो इसमें आपको उत्तर ये लिख देना था। इसमें कह रहा था क्या दोष है। पहला क्वेश्चन ये था कि आधुनिक तापमापी जल का त्रिक बिंदु एक मानक नियत बिंदु है, क्यों? क्योंकि भैया इसमें जल का त्रिक बिंदु जो परम स्केल में माना गया है, वो स्थान परिवर्तित होने पर, यानी चाहे यहाँ चेक करो, चाहे पर्वत में जाके चेक करो, चाहे महासागर के अंदर चेक करो, जो त्रिक बिंदु है वो है 273.16 केल्विन है, तो है। फिर आगे उसने कहा मतलब नियत होता है। आपको इसमें उत्तर ये दे देना था कि जल के त्रिक बिंदु को एक नियत बिंदु माना जाता है, क्योंकि ये अद्वितीय होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है। यानी स्थान परिवर्तित होने पर जल का त्रिक बिंदु नहीं बदल जाता है। फिर आगे इसी में लिखा था कि हिम के गलनांक तथा जल के क्वथनांक को मानक बिंदु मानने पर आपको क्या दोष है। तो आपको बताना है कि जल का हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु को अगर हम मानक मान के फिर स्केल बनाएं तो समस्या ये आती है कि जैसे ही दाब कम ज़्यादा होता है, तो ये जो क्वथनांक और हिमांक बिंदु हमने इन स्थितियों पर या समान स्थितियों पर माने थे, वो बदल जाते हैं। जब बदल जाते हैं तो पूरा स्केल ही गड़बड़ हो जाता है, यही दोष है। आगे लिख देना था। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, जैसे ऊपर वर्णित किया जा चुका है ये वाले क्वेश्चन में कि मूल सेल्सियस परम तापक्रम में दो नियत बिंदु, एक 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस संख्या निर्धारित की गई हैं। परम ताप स्केल पर दो में से एक बिंदु नियत जल का त्रिक बिंदु होता है। तो कह रहा है जिसे केल्विन ताप माप क्रम में 273.16 केल्विन से निर्धारित किया गया है। तो इस माप क्रम में, क्वेश्चन है केवल इतना, इस माप क्रम में अन्य नियत बिंदु क्या है। तो अन्य भैया जो नियत बिंदु माने हैं वो 0 केल्विन, यानी किसी भी वस्तु का न्यूनतम ताप क्या हो सकता है उसको हम एक नियत बिंदु माने। दूसरा नियत बिंदु ये माने थे, तो जल का त्रिक बिंदु एक नियत बिंदु माने थे, और एक दूसरा जो नियत बिंदु माने हैं जल का न्यूनतम ताप जो संभव है, जो संभव हो सकता है उसको माना गया, तो 0 केल्विन है। ठीक है, इसमें 0 केल्विन लिख दीजिएगा। तीसरा कह रहा है परम स्केल टी तथा केल्विन ताप मापक्रम में संबंध जो होता है वो लिखा है। वैसे ना भी बताता तो हमें पता था, यहाँ 5 से 5 कटेगा तो C बराबर लिखा है K - 273.15 दिया है, लिखा गया है। इसमें कह रहा है कि 1.5 लिखा है, 1.6 क्यों नहीं? यहाँ पर 1.5 लिखा गया, 1.6 क्यों नहीं लिखा गया? 273.16 क्यों नहीं लिखा गया, ये उसका क्वेश्चन है। तो भैया यहाँ पर जो लिया गया, चूँकि इसमें जो नियत बिंदु माने गए थे, ये माने गए थे, जब स्केल बनाए थे तो हमें यहाँ 1.6 लिखना चाहिए था, लेकिन ये इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि अगर हम 6 ले लेते तो उस समय जो हिमांक बिंदु, जब ये स्केल बनाए गए थे तो स्केल में 2 चीज़ें ध्यान रख के बनाई गई थी, एक हिमांक बिंदु लेके, एक भाप बिंदु लेके। वो डिग्री सेल्सियस भी वही बनाया, फ़ारेनहाइट भी वही बनाया, रीमर भी वही बनाया, केल्विन भी वही बनाया। तो केल्विन में हमें जो बिंदु लेना था वो त्रिक बिंदु नहीं लेना था। वैज्ञानिकों ने स्केल जो माना वो त्रिक बिंदु और न्यूनतम ताप
बिंदु को ध्यान में रखकर बनाया, लेकिन बाकी जो तापमापी स्केल बनाए गए थे वो इन दो बिंदुओं को ध्यान में रख के बनाए गए। तो जब व्यवहारिक जीवन में हम केल्विन पैमाने को लाए तो केल्विन पैमाने को फिर ये बिंदु ना लेकर फिर हमने यही दोनों बिंदु लिए जिससे चारों में संबंध आ सके। इसके लिए हमें यहाँ 273.16 नहीं 1.5 की जरूरत, क्योंकि इस ताप पर जो अगर इसको हम डिग्री सेल्सियस में बदलें तो 0 डिग्री सेल्सियस को ब्रेक कर 273.16 कर दोगे तो ये 0.01 केल्विन को ब्रेक करता है, अतः नहीं रखा गया। चलिए ठीक है, आपको इसमें सटीक आंसर क्या देंगे? सटीक आंसर ये देंगे कि 273.16 जल का त्रिक बिंदु होता है, जबकि ताप परम स्केल तापमापी को जब व्यवहारिक तरीके से बनाया गया तो उसका त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु ना लेकर जल का हिमांक बिंदु लिया गया है, जो 273.15 केल्विन पर संभव होता है। इसलिए यहाँ पर 273.15 केल्विन रखा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और था, उस परम ताप माप क्रम पर जिसके एकांक अंतराल की माप फ़ारेनहाइट के एकांक अंतराल की माप के बराबर है, जल के त्रिक बिंदु पर इसका ताप क्या होगा? ये क्वेश्चन था, जल के त्रिक बिंदु पर इसका ताप क्या होगा। अब देखिए इसका डी नंबर है, करा उस परम ताप माप क्रम पर, यानी परम ताप माप परम इसके लिए पर जिसके एकांक अंतराल का अमाप फ़ारेनहाइट के एकांक अंतराल के अमाप के बराबर है, जल के त्रिक बिंदु का ताप क्या होगा? तो जल का त्रिक बिंदु का ताप होता है 273.16 केल्विन होता है। अब फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका ताप क्या होगा, क्वेश्चन ये था। तो हम ये और ये उतार ये वैल्यू मिल जाए। अब हम लोग करें क्या, अगर हम लोग देखें तो जो फ़ारेनहाइट पैमाना है डेल एफ अपान 9 बराबर इधर जो के डेल के अपान 5 है, तो इधर पर हम डेल एफ बराबर अगर देखें तो डेल एफ बराबर तो 9/5 डेल के हो जाता है। अब इधर से अगर हम लोग देखें इनका गुणा भाग करें तो डेल एफ बराबर हो जाएगा 1.8 डेल के में जो परिवर्तन है तो 273.16 का है। उसे फ़ारेनहाइट में कितना ये वैल्यू जो होगी वो फ़ारेनहाइट में कितना व्यक्त कर रही होगी, तो आपको करना क्या है 1.8 प्लस डेल के यानी 273.16 का गुणा कर दोगे तो इसका मान आ जाता 491.69 डिग्री, ये परिवर्तन होगा। ये इसका उत्तर था बच्चों। तो चलिए ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के देख लिए। आगे हम कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, 1-2 क्वेश्चन और देखते। एक लिखा है मरकरी थर्मामीटर में हिमांक बिंदु, मरकरी थर्मामीटर जिसमें मतलब पारा भरा होता है, उसका हिमांक बिंदु दिया है 10 डिग्री तथा भाप बिंदु 130 डिग्री पर रखा गया। 40 डिग्री सेल्सियस का ताप अगर इस वाले पैमाने से नापें, इस थर्मामीटर से नापा जाए तो टेम्परेचर कितना होगा? जी ने पूछा था, जेई ने। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। आपको पता है कि जो क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्व इधर कर दे रहे हैं। आपको पता है कि जब भी हम लोग पैमाना बनाते हैं तो पैमाना सूत्र बनाने का सूत्र क्या? पैमाना माइनस हिमांक बटे भाप माइनस हिमांक। तो बहुत क्वेश्चन पूछा है ऐसे क्वेश्चन। एक ऐसे काल्पनिक पैमाना मान लेता है। देखिए काल्पनिक पैमाना माना जिसका हिमांक ये है, भाप ये करे। बताए इस पैमाने से यदि इतना नापते, जिसे डिग्री सेल्सियस नापने पर 40 नाप रहा था, उस ताप को यदि हम इस वाले पैमाने से नापते तो कितना नाप के दिखाते? तो बेटा ये तुरंत पैमाने क्रिएट कर लिए जाते हैं। इस सूत्र से अगर हम लोग देखें तो C-0/100 ये होता है सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का जो हिमांक बिंदु है 0 और भाप बिंदु है 100, ये सेल्सियस का रखें। इस टेम्परेचर मरकरी
जो तापमापी है, थर्मामीटर है, इसका मान लीजिए स्केल को हम T से दिखा रहे हैं, तो T माइनस हिमांक बिंदु हो जाएगा 10 बटे भाप बिंदु 130 माइनस हिमांक बिंदु 10। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो C बटे 100 बराबर T माइनस 10 बटे 120। अब 1 0 0 काट दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो तिर्यक गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वो इधर कर लिया जाए, तो इधर इसका इससे गुणा तो ये हो जाएगा 10t माइनस 100 बराबर 12C। ये है, और सेल्सियस पैमाने की वैल्यू दिया है, तो 12 गुणे ये हो जाएगा 40। तो 12 गुणे 40 यानी, और उसमें जोड़ दिया जाए प्लस 100, तो 12 2 में 12 चौक 48, 48 प्लस 100 तो ये हो जाएगा 580, और 10 का भाग कर दो गुणा भाग, 10 का भाग करते तो कुल मिला के आ जाता 58 इसका उत्तर था, टी नंबर। समझ आया बच्चों? चलिए, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो। हमने क्या करा, पैमाना माइनस हिमांक बटे भाप माइनस हिमांक, ये सूत्र होता है, सबसे शुरू में लिखवा है। इसके पहले वाला वीडियो देखिए, वहाँ लेक्चर पे हमने पूरा बताया था कैसे होता है। तो C माइनस 0 बटे 100 माइनस 0, ये पैमाना कौन सा पैमाना है, ये सेल्सियस पैमाना, चूँकि सेल्सियस पैमाने में एक वैल्यू दिया है और एक पैमाना उसने खुद से क्रिएट करा है, तो उसमें वो हिमांक बिंदु भाप बिंदु करे। C की वैल्यू कितना दिया है 40 बटे 100 कर लो। T पैमाना में हमें चाहिए, तो T माइनस 10 बटे 120 कर लो। 1 0 0 काट लो, 1 0 इधर से काट दो, तिर्यक गुणा कर दो, तो T माइनस 10 बराबर 12 चौक 48, और इसको 48 10 58, खत्म, 58 है। चलिए ठीक है, समझ में आया। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है जिससे आप खुद से जो पैमाने बना लिए जाए या दिए हों तत्काल पैमाने। वैसे आजकल परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कोई ऐसे काल्पनिक पैमाना है जो ऐसे ऐसे है, और कोई एक जो स्टैंडर्ड पैमाना उन पर वैल्यू दिया है, तो बताइए इस पैमाने पर वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन तुरंत बना लीजिए इस सूत्र से। तो चलिए ठीक है, इधर पे अगला देखते हैं बेटा। सेल्सियस पैमाने पर वस्तु का ताप इतना बढ़ जाता है, तो वह ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना बढ़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था जब भी वृद्धि वाला क्वेश्चन हो तो C बटे 5, डेल C बटे 5 बराबर डेल F बटे 9 बराबर डेल R बटे 4 बराबर डेल K बटे 5, ये होता है। ये वृद्धि में यानी परिवर्तनों के बीच जब भी आपसे संबंध पूछे तो इस सूत्र में लगाना है। अब इसमें सेल्सियस में दिया, फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो मतलब ये उतार लो। तो डेल C बटे 5 बराबर डेल F बटे 9, खत्म बात। डेल C की वैल्यू कितना दिया है 30, सेल्सियस में 30 का परिवर्तन होता है, तो 30 बटे 5 डेल F में पूछा तो कितना हो जाएगा 5 6 30 और 9 6 54, यानी डेल F बराबर हो जाएगा 54 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो 54 यानी इसका भी डी नंबर सही था। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे एक बार पूछा था निम्नलिखित में से किस ताप स्केल का मापक्रम ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो कभी भी बेटा केल्विन पैमाना नहीं ऋणात्मक हो, क्योंकि उसका न्यूनतम मान 0 केल्विन है, उससे कम होता ही नहीं, या किसी वस्तु का ताप इससे कम नहीं हो सकता। परम शून्य वह ताप है जिस पर पानी जम जाता है। परम शून्य समझ गए, 0 केल्विन कौन सा ताप है, ऑप्शन दिया है। पानी जम जाता है, सभी पदार्थ ठोस अवस्था में हो जाते हैं, अणुओं की गति रुक जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा अणुओं की गति रुक जाती है, क्या वो करता है, जब भी ऊर्जा ऊष्मा स्थानांतरित होती है तो ये अणु कंपन करते रहते हैं अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर। तो अगर हम लोग ठंडा करते 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 0 केल्विन कर दें तो ये अणु गति करना बंद कर देते, इसीलिए फिर ताप स्थानांतरित नहीं होता, या ताप इसका बाहर नहीं निकलता या इसमें नहीं जाता, तो उस समय पर अणुओं की गति ही रुक जाती है, इसलिए ताप इससे कम नहीं किया जा सकता, अणुओं की गति रुक जाती है। तो चलिए ठीक है बच्चों, इस पर हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग तीसरा वीडियो देखेंगे। तीसरा वीडियो आप लोग करेगा ऊष्मीय प्रसार। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।